तो हमने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक फॉर क्वेश्चन करा था, जिसमें मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू 2 पॉइंट के बीच में कैलकुलेट कर लिया था। अब आज का फॉर्मूला पहला ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर फील्ड को इंटीग्रेट करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आता है, और पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर दोगे माइनस के साथ तो फील्ड का वैल्यू आ जाता है। तो एक एग्जांपल कर लेते हैं कि अगर पोटेंशियल का वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई और जेड क्यूब, ऐसे एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब है, तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो करना क्या है, एक एक बार डिफरेंशिएट करना है। पहले इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा 2xyz क्यूब, यानी कि y और z क्यूब को डिफरेंशिएट ही करेंगे, केवल x को करेंगे, और जो आएगा उसको माइनस, उसको आई कैप लगा देंगे माइनस बाहर। फिर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन अदर डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। तो एक्स स्क्वायर जेड क्यूब हो गया और y का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, ये j कैप लिख दिया। प्लस अब z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3z स्क्वायर तो हो गया z का डिफरेंशिएशन, और एक्स स्क्वायर y एज इट इज छोड़ दिया और इसको k कैप लिख दिया। ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आ गया। समझ गए क्या? बहुत सिंपल है, मैथमेटिक्स है, सवाल ज्यादा पूछने का चांस नहीं है, इसलिए एक रिजल्ट लिख लेते हैं। एक मिनट। तुम लोग ने मेरी बातें तो नहीं सुन ली? कुछ पैसे की बात कर रहा था, पिताजी हमारे पैसे का हिसाब मांग रहे थे तो उनको दे रहा था। तुम देखोगे सर आप इतने बुढ़े हो गए आज भी पापा को हिसाब देते हो। हाँ जी, यही तो भारत के कल्चर की महानता है कि हम 50 साल के भी हो जाए तो भी पिताजी के सामने नतमस्तक।
फिर हिसाब देता हूं मैं पूरा। सुबह से शाम तक क्या पैसे खर्च किए, चलो बताओ। हाँ, ये वाला जो है बात कभी मत भूलना कि जब तक माँ बाप का आशीर्वाद ऐसे बना हुआ है तब तक तरक्की तुम्हारी होती रहेगी, इसलिए उनको कभी दुखी मत करना, कभी नहीं। खैर, तो हमने ऐसे एक टर्म लिखा क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल। अब डीएल की जगह डीआर भी लिख सकते हैं, ये लेंथ का छोटा सा टर्म है, डीआर भी लिख देता हूं बाद में, इज जीरो, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो इन अ क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप कंजर्वेटिव फील्ड का ये रूल होता है। कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है? जिसमें क्लोज्ड पाथ का वर्क डन जीरो हो जाता है। ये उसी का कॉन्सेप्ट है, क्लोज्ड पाथ पे टोटल वर्क डन जीरो, तो क्लोज पाथ की ई डॉट डीएल का वैल्यू जीरो। किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इसी हिसाब से पाथ इंडिपेंडेंट भी है बिटवीन टू पॉइंट्स। जैसे एक जगह पर पॉइंट 0,0 है और एक पॉइंट A,B है। ये पॉइंट A है, ये B है। पूछा है VB माइनस VA बताओ इफ ये यहां पे एक्स एक्सिस दिया हो, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तुम लोग समझ गए होगे वाई एक्सिस। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 3i कैप। अब आप ये समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स एक्सिस में है तो केवल एक्स एक्सिस के पॉइंट के ऊपर ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो वाई वाले डिस्प्लेसमेंट की चिंता नहीं करनी है। तो केवल यहां से अगर ये पॉइंट कोई सी है तो ए से सी का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वही ए से बी का भी होगा, क्योंकि सीबी के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड आई क्या। या फिर आप बोल ऐसे कुछ अगर ऐसे रास्ता बना दे, बोले इस पाथ के अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, ए से बी का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, आपको उसकी चिंता नहीं करनी। आप ए से सी जाइए और सी से बी जाइए। सी से बी का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है और ए से सी का पोटेंशियल डिफरेंस है -3a। कुछ समझे क्या -3 है? ई डॉट डी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड है 3 और डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक का ए। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ये तो हमारा स्टाइल है, मतलब फॉर्मूले में ही है, माइनस ई डॉट डी आर। तो हमारा जो वीबी वीसी माइनस वीए है वही वीबी माइनस वीए है और उसका वैल्यू -3a होगी। तो आपको पाथ की भी चिंता करने की जरूरत नहीं, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो। जो रास्ता आपको आसान लग रहा है सॉल्व करना उसी के अलोंग सॉल्व करो, पाथ क्या दिया है उसकी चिंता नहीं करनी। ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2, मतलब पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। ठीक, अब हम लोग मेन काम पे चलते। जो आएगा वो है पोटेंशियल ड्यू टू अ कंडक्टिंग स्फीयर। अब ये एक चार्ज स्फीयर है, ये ही बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इसका सवाल ही पूछा जाएगा। इसका नहीं तो नॉन कंडक्टर का, 2 रिजल्ट याद करके जाएंगे और उनमें से एक आंसर आ जाता है। ठीक है, इसका ही ज्यादा पूछते हैं। हमने एक स्फीयर बनाया, स्फीयर का रेडियस r ले लिया, स्फीयर के सरफेस पे चार्ज q है, ये चार्ज q उसके सरफेस पे फैला दिया। आपको पता है अगर स्फीयर को चार्ज कर देते हैं तो कंडक्टर में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट तब हो जाएगा जब ये स्फीयर है, मतलब ऐसे टेढ़े मेढ़े कंडक्टर में चार्ज एक जैसा नहीं होता। जहां पे टेढ़ा सरफेस ज्यादा शार्प है, छोटा रेडियस, वहां सिग्मा ज्यादा होता है, छोटा रेडियस सिग्मा ज्यादा। यहाँ पे सब जगह रेडियस एक जैसा है। तो हम लोग पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख लेते हैं, KQ/R, स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी कि आउटसाइड, और अंदर के किसी पॉइंट पर
के क्यू बाय कैपिटल आर, ऐसे स्मॉल आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल। ऐसा क्यों आया? आपको पता है कि एक स्फीयर से बाहर चले जाओ तो स्फीयर पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करता है, तो बाहर से देखने पर स्फीयर अगर पॉइंट चार्ज की तरह है तो उसका फील्ड भी पॉइंट चार्ज के फील्ड की तरह होता है। तो जब फील्ड पॉइंट चार्ज की तरह होता है तो पोटेंशियल भी पॉइंट चार्ज की तरह होता होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ही इंटीग्रेट करके पोटेंशियल बन रहा है। अब फील्ड का आंसर पॉइंट चार्ज जैसा तो पोटेंशियल का भी पॉइंट चार्ज जैसा, तो के क्यू बाई आर पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल का फॉर्मूला था। तो अगर यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पे गए और पूछा यहां बाहर पोटेंशियल क्या है, तो जो डिस्टेंस है उतना ही से डिवाइड कर दे, के क्यू बाय आर, स्मॉल आर। फिर हमने कहा सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, तो आपने बोला जो बाहर से यहां से खिसकते खिसकते सरफेस पे आओगे तो सरफेस पे रेडियस का वैल्यू कैपिटल आर है, तो सरफेस का पोटेंशियल के क्यू बाय कैपिटल आर। लेकिन अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, इसलिए अंदर घुसते ही पोटेंशियल बदलना बंद हो जाता है, यानी अंदर हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी चेंज नहीं होना चाहिए। तो सरफेस पे के क्यू बाय कैपिटल आर था, तो अंदर भी हर जगह के क्यू बाय कैपिटल आर हो गया, क्योंकि पोटेंशियल चेंज ही नहीं हो रहा। तो मुझको ये पता, अब ये जो रिजल्ट है इसको मैं एक एक तरीके से और लिखता हूं। सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट, थोड़ा दूर कर देता हूं। ये सिग्मा के टर्म्स में लिख दिया, सिग्मा आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट आर। सिग्मा आर बाय, देखो कभी कभी चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में स्फीयर हो सकता है, कभी कभी चार्ज के टर्म्स में हो सकता है। तो चार्ज के टर्म्स में भी फॉर्मूला याद कर लो, चार्ज डेंसिटी के। ये वाले फॉर्मूले पर क्वेश्चन 2-3 बार पूछे जा चुके हैं, हम इसका एक सवाल अभी करेंगे। बहुत ही सिंपल सवाल है लेकिन पूछे जा चुके हैं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अगर याद है तो काम मस्त चलता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। पोटेंशियल का एज ए फंक्शन ऑफ रेडियस आर, यानी सेंटर से जो डिस्टेंस है उसके हिसाब से बनाया, तो थोड़े अंदर अंदर तो कांस्टेंट चलेगा, तो कांस्टेंट का ग्राफ बना लिया कैपिटल आर तक। उसके बाद वैल्यू डिक्रीज करेगी तो डिक्रीज का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिक्रीज करा दिया। अंदर कांस्टेंट है के क्यू बाय कैपिटल आर, बाहर का वैल्यू डिक्रीजिंग है डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन आपको इस सवाल में दो ही फॉर्मूले हैं, या तो रेडियस से डिवाइड करना है या फिर सेंटर से जो डिस्टेंस है उससे डिवाइड करना है। जो बड़ा है उससे डिवाइड कर दो, जो बड़ा है उससे डिवाइड कर दो। कैसे सर भूल गए? अगर हम वहां तो के क्यू बाय कैपिटल आर, के क्यू बाय स्मॉल आर सब एक जैसा ही लग रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया, जो डिस्टेंस बड़ा है, जो डिस्टेंस बड़ा हो उससे डिवाइड करो। ये तो हिंदी में भी लिख सकते थे, जो डिस्टेंस बड़ा। देखो क्या लिखा, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, कैपिटल आर बड़ा है उससे डिवाइड कर दिया, कैपिटल आर ग्रेटर देन स्मॉल आर, कैपिटल आर से डिवाइड कर दिया। समझ गए क्या? जो डिस्टेंस बड़ा है, जो डिस्टेंस, दो नंबर दिख रहे हैं, जो डिस्टेंस बड़ा उससे डिवाइड कर दो। देखो फिर से सुनो, अगर एक स्फीयर का रेडियस 3 मीटर का हो और उसके सेंटर से 5 मीटर पे पोटेंशियल पूछा जाए, तो आंसर में किससे डिवाइड करेंगे? एक स्फीयर का रेडियस 3 मीटर का है और फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर आई हैव टू फाइंड पोटेंशियल एट 5 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। अगर स्फीयर का रेडियस 5 मीटर का है और उसके सेंटर से 3 मीटर पे पोटेंशियल पूछा, तो स्फीयर का रेडियस 5 मीटर का है और उसके सेंटर से 3 मीटर पे, तो सेंटर से 3 मीटर मतलब स्फीयर के अंदर है, अंदर रहेंगे तो रेडियस से डिवाइड करेंगे, बाहर रहेंगे तो डिस्टेंस से, तो जो बड़ा नंबर है उसी से डिवाइड करो, कभी कंफ्यूजन ही नहीं। बट ये फॉर्मूला थोड़ा याद कर लेना, सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। रिजल्ट याद कर लेने चाहिए। एक सवाल बनाते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं।
अब की मैं दो स्फेरिकल शेल ले रहा हूं, ये स्फेरिकल शेल कंडक्टर जैसे हैं, मतलब कंडक्टर मटेरियल से बने हुए, लेकिन ये थिन स्फीयर्स हैं, जिससे कि उनका मोटाई नहीं है, जिससे कि एक स्फीयर को दूसरे स्फीयर के अंदर रखा जा सके। तो एक का रेडियस r1 है, दूसरे का रेडियस r2 है, इसके सरफेस पे चार्ज q1 है, इसके सरफेस पे चार्ज q2 है। कॉन्सेंट्रिक रखने से सारे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। यानी कि देखो, अगर मैं चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन सिखाऊं आपको, ये बहुत सिंपल पॉइंट है, तुरंत 1 सेकंड में ही आपको कंप्लीट करना है, इसमें ज्यादा सवाल नहीं करेंगे। ये Q1 है, तो Q1 के सामने वाले सरफेस पे माइनस Q1 आ जाएगा, तो इस माइनस Q1 का भी प्लस Q1 बाहर की तरफ चला जाएगा। तो बड़े वाले के आउटर सरफेस पे चार्ज दिखेगा Q1 प्लस Q2, बड़े वाले के इनर सरफेस पे चार्ज दिखेगा माइनस Q1, और छोटे वाले सरफेस पे चार्ज दिखेगा Q1। छोटे वाले के इनर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं रहेगा। आपको चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया? बट बड़े वाले स्फीयर पे टोटल चार्ज कितना है? बड़े वाला स्फीयर थिन शेल है, शेल पतला है। पतले का मतलब है उसके इनर और आउटर रेडियस के बीच में कोई थिकनेस नहीं है, बिल्कुल जरा सा है, जरा सा थिकनेस है। तो इनर सरफेस पे Q1 है, माइनस Q1 है, और आउटर सरफेस पे Q1 प्लस Q2। तो अगर यहां पे Q1 प्लस Q2 है और यहां माइनस Q1 है, तो दोनों मिला के टोटल स्फीयर पे चार्ज कितना हो गया? तो Q1 प्लस Q2 और माइनस Q1 मिलाएंगे तो Q2। तो वो तो ही तो चार्ज हमने डाला था इस पे, स्फीयर पे। आप गेम समझ गए? तो चार्ज वही रहता है जो हमने रखा, चार्ज वही रहता है जो हमने डाला, लेकिन उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। चार्ज जहां रखा वहां नहीं रहता, कहीं अलग अलग जगह। तो हमने बाहर वाले सरफेस पे डाला था Q2, लेकिन बाहर वाले सरफेस पे अब हमें दिख रहा है Q1 प्लस Q2। इनर सरफेस पे दिख रहा है माइनस Q1, और छोटे स्फीयर के सरफेस पे दिख रहा है प्लस Q1। छोटे स्फीयर के अंदर क्या वो वहां कुछ नहीं। ये चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन सीख, इसमें कुछ बहुत साइंस नहीं लगानी है, ठीक है। एक बार सवाल जेई में क्या पूछा, एक बार सवाल जेई में क्या पूछा कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन चार्ज डेंसिटी ऑफ आउटर स्फीयर्स, चार्ज डेंसिटी ऑफ आउटर स्फीयर। चलो मैं एक सवाल अभी बना दूंगा, अभी इसको मत करना। अभी ये क्वेश्चन कर रहे हैं क्या कि ये छोटे स्फीयर के सरफेस पे 0.1 है, बड़े स्फीयर के सरफेस पे 0.2 है। फाइंड पोटेंशियल ऑफ 1 एंड 2, 0.1 एंड 0.2 का पोटेंशियल निकालना है। फाइंड पोटेंशियल ऑफ 0.1 एंड 0.2, और फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2। तो पहले मैं V1 लिख देता हूं। ये जो पॉइंट नंबर 1 है, ये छोटे स्फीयर के सरफेस पे है। छोटे स्फीयर के सरफेस पे दो चार्ज पोटेंशियल बनाएंगे, क्योंकि मैंने एक चीज आपको लास्ट क्लास में सिखाई थी कि चार्ज का जो पोटेंशियल है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। मतलब अगर मेरे पास जो रूम है उसमें 4 चार्जेस रखे हैं और किसी पॉइंट पर मैंने पूछा पोटेंशियल बताओ, तो हर चार्ज अपना अपना पोटेंशियल बनाएगा। ये कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है जो अपोजिट से आके कैंसिल हो जाए। एक चार्ज ने बोला मेरी तरफ से 10 वोल्ट वहां पे रख दो, दूसरे ने बोला मेरा कंट्रीब्यूशन 2 वोल्ट का है, तीसरा बोलता जी मेरा 3 वोल्ट का है, चौथा बोलता मेरा 4 वोल्ट का है। तो 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 10, जो टोटल वोल्टेज वहां पे आ गया वो सबको सिंपली ऐड करने से आएगा। नेगेटिव चार्ज नेगेटिव बना सकता है, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव बना सकता है, तभी कैंसिल होंगे। लेकिन ये कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है कि दो लोग वैल्यू बना रहे हैं और रिजल्टेंट 0 बन गया, ठीक है। तो मैं आपको यही सिखाना चाह रहा हूं कि जब हमने एक चार्ज Q1 दिया और एक चार्ज Q2 दिया, तो इस कहानी में दो ही चार्ज चल रहे हैं, एक Q1 और एक Q2। Q1 वाला R1 रेडियस पे रखा है और Q2 वाला R2 रेडियस पे। आप ये कह सकते हैं सर Q2 वाला तो ऐसे रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये माइनस Q1 और Q1 प्लस Q2, लेकिन अगर मिला के भी देखो तो R2 रेडियस पे टोटल चार्ज Q2 ही दिख रहा है। अगर ये मोटा स्फीयर होता तो अलग बात थी। अगर बाहर वाला स्फीयर मोटा होता तो माइनस Q1 और Q1 प्लस Q2 के रेडियस अलग अलग हो जाते, तो 3 स्फीयर लेने पड़ते। मैं जो बोला वो बात समझ गए? उस केस में हम 3 स्फीयर लेते, 3 मतलब बड़े बड़े वाले का इनर स्फीयर अलग लेते और आउटर स्फीयर अलग लेते, यानी माइनस Q1 अलग लेते और Q1 प्लस Q2 अलग लेते। लेकिन अभी के लिए Q1 प्लस Q2 और माइनस Q1 एक ही रेडियस पे है, बस इनर और आउटर सरफेस है, रेडियस एक ही है,
इसलिए उनमें से दोनों को ऐड किया तो टोटल चार्ज Q2 हो गया। तो हम लोग पोटेंशियल एट पॉइंट 1 कर रहे हैं। याद रखिएगा, कई लोग बेचारे भोले होते हैं, वो जब 1 सुनते तो बोलते हैं 1 वाले का पोटेंशियल निकाल देते हैं। ऐसा नहीं है। पॉइंट 1 एक जगह है जहां पे दोनों स्फीयर पोटेंशियल बनाएंगे। अगर इस सवाल में 3 स्फीयर होते तो पॉइंट 1 एक जगह है जहां पे तीनों चार्ज अपना अपना पोटेंशियल बनाएंगे। आप ये मत सोचिएगा कि सर बड़े स्फीयर की फील्ड तो अंदर होती नहीं तो पोटेंशियल भी जीरो। ये सब गलत सलत बातें अपने दिमाग में नहीं लानी। बहुत सिंपल रखना इस चैप्टर को, क्या कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है और पोटेंशियल हर चार्ज बनाता है। तो कोई चार्ज की वजह से पोटेंशियल पूछोगे तो बस उसके वैल्यू के हिसाब से एक फॉर्मूला आपको पता होगा, बस वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको एक वैल्यू मिलेगा। जैसे पॉइंट नंबर 1 पे दो चार्ज अपना अपना पोटेंशियल बनाए। कौन से दो? हमने एक Q1 दिया छोटे स्फीयर को और एक Q2 दिया बड़े स्फीयर को। तो Q1 अपना पोटेंशियल बनाएगा और Q2 अपना बनाएगा। तो पॉइंट 1 पे दो पोटेंशियल मिलेंगे। तो यहां लिख दिया KQ1/R1, क्योंकि हम R1 वाले रेडियस के स्फीयर से R1 के रेडियस पे ही पूछ रहे हैं। तो R1 दो नंबर तो है ही नहीं, इसमें एक ही नंबर है R1। लेकिन जब मैंने बड़े वाले Q2 की वजह से पूछा R1 पे, तो बड़ा वाला Q2 खुद R2 रेडियस का स्फीयर है और पूछा जा रहा है सेंटर से R1 डिस्टेंस पे। तो R1 और R2 में जो नंबर बड़ा है उसी से डिवाइड कर देंगे। तो लिख दिया KQ2/R1 लिखे या R2 बताओ? स्फीयर R2 का है और पोटेंशियल R1 पे पूछा है। स्फीयर R2 का है और पोटेंशियल R1 पे पूछा है, तो मैंने जो बड़ा रेडियस है उससे डिवाइड कर दिया। ये पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 1 आया, ये Q1 की वजह से इस पे और Q2 की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल का सम आ गया। इसी तरह से V2 लिखेंगे तो K बड़े वाले स्फीयर का टोटल चार्ज Q2 है और उसका रेडियस R2 है और पॉइंट नंबर 2 पर ही पूछा गया है। चलो पहले Q1 की वजह से निकाल लेते हैं। तो Q1 वाले स्फीयर का पॉइंट 2 पे पोटेंशियल हो गया KQ1/R2 और बड़े वाले की वजह से हो गया KQ2/R2। यहां पे दोनों बार R2 आ रहा है, ये बात समझ गए क्या? R1 रेडियस के स्फीयर की वजह से बाहर R2 रेडियस पे पूछेंगे तो R2 तो उसके खुद के रेडियस से बड़ा है, तो जो नंबर बड़ा उसी से डिवाइड। और अब इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, मतलब V1 और V2 तो दोनों आ गए। हमारा आंसर V1 माइनस V2 है, तो V1 माइनस V2 इज, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो KQ2/R2 कट जाएगा, KQ1 ब्रैकेट 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, ये फॉर्मूला, ये ऐसा नहीं कि मैंने जनरल कोई भी फालतू केस करा दिया सर ये क्या आप तो कुछ भी 2 स्फीयर दे दिया कभी 3 दे दोगे, ऐसे तो बहुत सवाल बनाते जाओगे। नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट की क्या खास बात है कि जब दो स्फीयर या एक के ऊपर एक दो कंडक्टर रखे होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस केवल अंदर वाले के चार्ज पर तो डिपेंड करता है, बाहर वाले के चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। अंदर वाले के चार्ज Q1 पर डिपेंड करता आंसर है, क्योंकि अंदर केवल अंदर वाले चार्ज की फील्ड होती है, बाहर वाले चार्ज की फील्ड बाहर होती, बाहर वालों की फील्ड अंदर नहीं होती, अंदर वालों की बाहर नहीं होती। ऐसा कुछ रूल याद है? हमने बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं इसको। अगर एक हॉलो स्फीयर के अंदर यानी कैविटी के अंदर कोई चार्ज रखा हो तो बड़ा वाले स्फीयर के कैविटी में अंदर छोटा स्फीयर रखा है और वो भी चार्ज है, तो हमने बोला था कि जो भी अंदर वाला कंडक्टर है उसके चार्ज की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसी से साइक्लोट्रॉनिक, इसी से वेन डी ग्राफ जनरेटर का एक कॉन्सेप्ट बनता है कि अगर दो स्फीयर ऐसे हॉलो स्फीयर के अंदर एक और स्फीयर रख के उन दोनों में से अंदर वाले को चार्ज दें तो उस चार्ज की वजह से अंदर वाला हमेशा हायर पोटेंशियल पे और बाहर वाला हमेशा लोअर पोटेंशियल पे रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अंदर से बाहर की तरफ दिखाई देगा। तो ये अगर हायर पोटेंशियल पे है तो मैं अगर इन दोनों को वायर से कनेक्ट कर दूं तो वायर से कनेक्ट करने पर जब तक इसके पास चार्ज है छोटे वाले के पास तो वो चार्ज निकल के किस पे चला जाएगा? अपने आप बड़े वाले पे चला जाएगा। बड़े वाले पे पहले से कितना चार्ज है इस पे डिपेंड नहीं करेगा। मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। दुनिया में कभी भी कोई दो कंडक्टर को आपस में वायर से कनेक्ट कर दो तो जहां पर चार्ज हायर पोटेंशियल पे है वहां से चार्ज मूव करके लोअर पोटेंशियल वाले कंडक्टर पे की तरफ चलता है, क्योंकि हायर पोटेंशियल पे रखे हुए चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है
और लोअर पोटेंशियल पे रखे हुए चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। और कोई भी सिस्टम स्टेबिलिटी के लिए हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाना चाहता है। तो जब भी दो कंडक्टर्स को वायर से कनेक्ट कर दो तो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी चार्ज फ्लो करता है। आपको पता है स्टेबिलिटी के लिए लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए। तो अपने आप जैसे दो स्फीयर बराबर हैं लेकिन एक पे चार्ज +10 है और एक पे चार्ज +2 है, तो ऑब्वियसली +10 वाले की पोटेंशियल ज्यादा है और +2 वाले की पोटेंशियल कम है। दोनों स्फीयर बराबर है, जिसपे ज्यादा चार्ज है KQ/R से ज्यादा पोटेंशियल। तो +10 को +2 से जोड़ देंगे तो +10 से चार्ज निकल निकल के +2 की तरफ जाएगा। थोड़ी देर में इस पे भी चार्ज 6 हो जाएगा, इस पे भी 6 हो जाएगा, दोनों पे बराबर। देखो ये तभी बोल रहा हूं जब स्फीयर के साइज बराबर, वरना पोटेंशियल बराबर करना है, चार्ज इक्वल नहीं करना। मैं जो बोला वो समझे क्या? दो स्फीयर्स को आपस में जोड़ दो या दो कंडक्टर को आपस में कनेक्ट कर दो तो चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है, और हायर पोटेंशियल से जब चार्ज निकलता है तो उसका पोटेंशियल डिक्रीज करता है और लोअर वाले का पोटेंशियल इंक्रीज करता है। और जैसे ही दोनों का पोटेंशियल सेम होता है वैसे ही चार्जिंग रुक जाती है। यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस अंदर वाले के चार्ज पर डिपेंड कर रहा है। तो जब तक अंदर वाले के पास चार्ज है तब तक ये चार्ज बाहर की तरफ फ्लो करता रहेगा। तो इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस बाहर की चार्ज पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो बड़े वाले स्फीयर पे ऑलरेडी कितना चार्ज है इससे फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब अगर इस पे 1000 कूलम चार्ज भी है और इस पे 1 कूलम भी है तब भी 1 से 1000 की तरफ ही जाएगा चार्ज। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अंदर वाले चार्ज पर। ये बड़ा ही स्पेशल रिजल्ट हो गया। सोच के देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि दो कंडक्टर में एक कंडक्टर के पास बहुत ही ज्यादा चार्ज है तो भी छोटा चार्ज बड़े चार्ज की तरफ खिसकता चला जा रहा है। इसका मतलब है इस बड़े वाले कंडक्टर को चार्ज पहुंचाने से कोई रोक नहीं सकता। बस हमको क्या करना है, किसी मैकेनिज्म से छोटे वाले को चार्ज देना है और छोटे वाले से बड़े वाले को वायर से कनेक्ट करना है, तो अपने आप चार्ज से रख के बड़े वाले पे जाता रहेगा। तो वैन डी ग्राफ जनरेटर बहुत हाई वोल्टेज या बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए काम करता है। The instrument Van de Graaff generator is a generator which contains high amount of charge which can create a strong electric field। तो ऐसा कंडक्टर है जो बहुत भयंकर सर इसमें हायर से लोअर नहीं जाएगा, सिर्फ अंदर वाले चार्ज पे डिपेंड करता रहेगा। देखो मैंने क्या बोला, हायर से लोअर में इसमें देखो, इसको ध्यान से देखना, KQ1/R1 और KQ2/R2, इसको देखना KQ1/R2 और KQ2/R2, ये वाला टर्म Q2 वाला दोनों के लिए सेम है, Q1 वाला दोनों के लिए डिफरेंट है। जिसका रेडियस कम होगा उसका वैल्यू ज्यादा होगा, तो अंदर वाले का पोटेंशियल ज्यादा आ रहा है, बाहर वाले का कम आ रहा है। तो ये वाला हमेशा हायर पोटेंशियल है इससे, यानी छोटा वाला स्फीयर का 0.1 2 वाले से ज्यादा पोटेंशियल पे, चाहे कोई चार्ज का वैल्यू दे दो, चाहे कुछ भी कर लो, हमेशा छोटा वाला ही बड़े वाले से ज्यादा छोटा वाला ही बड़े वाले से ज्यादा पोटेंशियल, छोटा वाला मतलब अंदर वाला बड़े वाले से ज्यादा पोटेंशियल पे हमेशा। तो चार्ज कितना है उस पर डिपेंड नहीं, इसलिए तुम्हें बोला इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जो छोटा रेडियस है वही हायर पोटेंशियल है। तो इफ टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय a wire, charge flows from inner to outer sphere, concentric sphere shells लिख देते हैं ना, spherical shell। तो अगर कोई कहता है कि इनको कनेक्ट करने के बाद फाइनल चार्ज क्या होगा, देखो ऐसा है, इस पे चार्ज 5 है, इस पे चार्ज 3 है, इस पे चार्ज 5 है, इस पे 3 है, और दोनों को वायर से जोड़ दिया, बोला बताओ फाइनल चार्ज क्या है, तो एक ऑप्शन दे देंगे, इस पे भी 4 हो जाएगा, इस पे भी 4 हो जाएगा।
दूसरा ऑप्शन दे देंगे 5 वाले पर 3 हो जाएगा, 3 वाले पे 5 हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन दे देंगे कि दोनों का जैसे 5 चार्ज निकल के अंदर आ गया और यहां पे 8 हो गया, यहां 0 हो गया। चौथा ऑप्शन दे देंगे अंदर वाले का 0 और बाहर वाले का 8 हो गया। तो आप समझ गए क्या आंसर है। कनेक्ट करने के बाद फाइनली छोटे स्फीयर का चार्ज 0 हो जाए, मतलब जो अंदर है उसका चार्ज ही 0 हो। बाहर बाहर रखे दो कंडक्टर के लिए बात ट्रू नहीं। कैविटी के अंदर रखे कंडक्टर या कैविटी के अंदर रखे कोई चार्ज में अगर वायर से जोड़ दे तो अंदर का चार्ज सारा का सारा बाहर वाले स्फीयर पे आ जाएगा। करेक्ट। तो फाइनल चार्ज ऑन इनर शेल is 0, final charge on outer shell is Q1 plus Q2. मतलब आउटर शेल के इनर सरफेस पे जो माइनस Q1 है वो गायब हो जाएगा। मैंने जो अभी स्टेटमेंट बोला वो बात समझे क्या। बड़े स्फीयर के इनर सरफेस पे जो माइनस Q1 है वो गायब हो जाएगा। ये प्लस Q1 इस माइनस Q1 के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो बाद में बड़े वाले स्फीयर पे टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 दिखेगा और ये माइनस Q1 गायब हो चुका होगा और ये प्लस Q1 भी गायब हो चुका होगा। ये प्लस Q1 निकल के इस माइनस Q1 को न्यूट्रलाइज कर देगा। समझे क्या बच्चों। बहुत बढ़िया। ओके, अब क्योंकि ये बात कर ही दी इसको भी समझ लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है लेकिन इस पे न्यूमेरिकल सवाल। हाँ जी, रिजुल कुछ कह रहे हैं। ये वाला ओके हो गया। हाँ, अब हम एक ऐसा एग्जाम्पल कर ले रहे हैं। ये एग्जाम्पल भी वैसे तो जेई में मेंस में भी पूछा है, एडवांस में भी पूछा है, लेकिन आपको थोड़ा लॉजिक पकड़ना है ना। सवाल आ सकता है। पहले एक आध प्रैक्टिस और कर लेते। ये जो कॉन्सेंट्रिक वाले इसकी एक प्रैक्टिस और करते। देखो 1 2 3 ये आ चुका है क्वेश्चन एआईपीएमटी में। सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा। छोटा वाला रेडियस ए, बीच वाला रेडियस बी, बड़ा वाला रेडियस सी। 3 स्फीयर है, बना लेना है। ये डायग्राम बना लेना है। एक का सरफेस डेंसिटी सिग्मा, एक दूसरे का माइनस सिग्मा, तीसरे का प्लस सिग्मा। मतलब नेट चार्ज डेंसिटी है। इसमें ऐसे नहीं सोचना कि सर अंदर कितना बाहर कितना, अंदर कितना बाहर कितना, वैसा नहीं है। ये समझ लो नॉन कंडक्टर है। एक प्लस सिग्मा का शेल है, एक माइनस सिग्मा का, फिर एक प्लस सिग्मा का, ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस। तो लिखा है इफ पोटेंशियल at 1 equal to potential at 3। अब आपको समझ में आ गया होगा। 1 मतलब सबसे अंदर वाले स्फीयर का सरफेस है, 2 और 3। पोटेंशियल एट 1 इक्वल टू पोटेंशियल एट 3। फाइंड अ रिलेशन अमंग ए बी एंड सी। ठीक, जल्दी जल्दी करते हैं। हमको पता है कि 1 पे पोटेंशियल कौन बनाएगा, 3 लोग बनाएंगे। तो सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा। अब क्योंकि बड़े वाले स्फीयर की वजह से अंदर चाहिए, बड़े वाले की वजह से अंदर चाहिए, तो रेडियस से डिवाइड करेंगे, मतलब रेडियस से मल्टीप्लाई।
तो सिग्मा बी बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा सी बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया पोटेंशियल एट पॉइंट 1। ये देख लो, जब हम अंदर का रिजल्ट लिखते हैं तो रेडियस सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब किसी भी स्फीयर के अंदर चाहिए तो रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेडियस से। जबकि किसी स्फीयर के बाहर चाहिए तो रेडियस का स्क्वायर डिवाइड बाय डिस्टेंस। ठीक है, ये 1 पे हो गया। अब 2 पे ले रहे, सॉरी 3 पे निकाल रहे। तो छोटे वाले जो ए रेडियस की वजह से अगर 3 नंबर पे पूछोगे तो 3 नंबर का डिस्टेंस तो सी हो जाएगा, तो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे और सी से डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, सी से डिवाइड कर देंगे। ऐसे ये तो सी बाय एप्सिलॉन नॉट ही हो जाएगा, क्योंकि ये तो सरफेस अंदर सेम। ये वाला जो रिजल्ट लिखा ये पॉइंट नंबर 3 का हो गया। अब इसमें सी का कंट्रीब्यूशन कैंसिल हो गया, वहां पे ए प्लस ए माइनस बी है, यहाँ पे ए प्लस बी है, और एप्सिलॉन नॉट सिग्मा कैंसिल कर देंगे तो सी, यहाँ पे ए माइनस बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट सी। तो ए माइनस बी काटा और एप्सिलॉन नॉट सिग्मा भी कैंसिल किया, सी उधर भेज दिया, तो सी इक्वल टू ए प्लस बी। क्या ये रिजल्ट समझ में आया? ए माइनस बी कैंसिल हो गया, पहले मुझे लगा ए माइनस बी आ गया, मैं ये कैसे पॉसिबल है। सी इक्वल टू ए प्लस बी। ये सवाल इतना फेमस है कि एक बार AIPMT में ये आया और एक बार जेई मेंस में आया कि इफ सी इक्वल टू ए प्लस बी तो सिग्मा का रेशियो बताओ। तो वो ऐसे ही सवाल जो करके गया था उसको आइडिया था कि ये वाला सवाल बहुत फर्जी होता है, इसमें सी इक्वल टू ए प्लस बी आ जाता है। ठीक है, अब 2 कंडक्टर्स, अब कंडक्टर्स की जगह स्फीयर ही ले रहे हैं ना, स्फीयर्स। हालांकि यही रिजल्ट हम कैपेसिटर में भी दोबारा करेंगे, अभी कैपेसिटर नहीं पढ़ रहे, लेकिन क्या है कि मैंने कंडक्टर की सारी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही पढ़ा दी, जिससे कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बार बार ना पढ़ना पड़े। आगे चल के जैसे नॉर्मल एनसीईआरटी क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज एंड लाइन चार्ज का पहले डिस्कस करता है, फिर डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करता है, फिर चैप्टर खत्म हो जाता है, फिर अगले मतलब गॉस लॉ वगैरह थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेता है, फिर कंडक्टर की प्रॉपर्टी पढ़ के फिर पोटेंशियल ये सब बातें उसमें खुलती हैं। हमने क्या कर दिया, पहले ही कंडक्टर की प्रॉपर्टी, उसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये कर दिया, तो गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निपटा दिया। अब पोटेंशियल भी हम पहले ही कर ले रहे हैं, तो इसमें कैपेसिटर की बहुत सारी चीजें हम लोग की यहाँ पे ही डिस्कस हो ही जा रही है, लेकिन फिर भी कैपेसिटर जब पूरा पढ़ेंगे तो प्रॉपर्टी आपको रिपीट होते हुए दिखेंगी, लेकिन वो आपको ऑलरेडी क्लियर होंगी, तो उस समय हमारा टाइम बचेगा। तो 2 कंडक्टर स्फीयर्स ले रहे हैं, आर कनेक्टेड, तो ऐसे करने से चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल till potential becomes equal। क्या ये बात आप समझ गए? ये किसी स्फीयर की प्रॉपर्टी नहीं है, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि चार्ज आराम से फ्लो कर सकता है। कंडक्टर तो उसको ही कहते हैं जिसमें चार्ज अपने आप फ्लो कर जाए, और हायर पोटेंशियल का मतलब उसकी पोटेंशियल ज्यादा है, वहां से लोअर की तरफ जाएगा। तो एक स्फीयर हमने ये लिया, इसका रेडियस r1 है, आप ध्यान से देखना, इसका चार्ज q1, इसको लार्ज डिस्टेंस पे रखा,
हम लार्ज डिस्टेंस पे इसलिए रखते हैं बच्चों कि हम ये नहीं चाहते कि चार्ज का आपस में ही इंडक्शन हो जाए, यानी ऐसे कि ये Q1 Q2 को के चार्ज को रिपेल करने लगे। हम ये नहीं चाहते, इंडक्शन नहीं चाहते। तो इस स्फीयर को स्फीयर की तरह चार्ज देखने के लिए उस स्फीयर के डायरेक्ट अट्रैक्शन या रिपल्शन में नहीं लाना है। तो ये स्फीयर रखा है रूम नंबर 1 में और दूसरा स्फीयर रखा है रूम नंबर 8 में। स्कूल में जैसे होता है, पहला रूम है और एक 8th क्लास का रूम है और दोनों के बीच में एक लंबा सा वायर है। बस वायर को ऐसा कनेक्ट करेंगे और चार्ज अंदर ही अंदर फ्लो करता हुआ चला जाएगा एक स्फीयर से दूसरे। दोनों स्फीयर एक दूसरे को ना तो देख सकते हैं, ना जान सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना एक दूसरे के अट्रैक्शन में है, ना रिपल्शन में, बहुत दूर दूर है। तो भी चार्ज हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा और तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। करेक्ट। लेकिन देखो मैं इसमें बहुत आसानी से डायरेक्ट फॉर्मूला बना दूंगा। क्या आपको ये पता चल रहा है कि इस पे चार्ज Q1 है और इस पे Q2 है और एक का रेडियस R1 R2 है, तो क्या टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा, यानी Q1 प्लस Q2 बाद में भी Q1 प्लस Q2 ही रहेगा। मतलब अगर इधर से Q चार्ज निकले तो ये हो जाएगा Q1 माइनस Q और उसको Q मिल गया तो उसको हो जाएगा Q2 प्लस Q। करेक्ट है ना? हाँ। या फिर इसका हो गया Q1 डैश, इसका हो गया Q2 डैश, ये फाइनल चार्ज है। तो ये फाइनल चार्ज इसलिए फाइनल चार्ज है क्योंकि इनका पोटेंशियल बराबर हो चुका है। तो K Q1 डैश बाई R1 इक्वल टू K Q2 डैश बाई R2, ऐसा फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या? तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज R1 अपॉन R2। देखो ये स्फीयर के लिए लिखा है, रेडियस स्फीयर में होती, ये कंडक्टर का कुछ और शेप होता तो इस कहानी को हम फिर कैपेसिटेंस कहते। तब हम पोटेंशियल का फॉर्मूला Q1 बाई C1 इक्वल टू Q2 बाई C2 ऐसे लगा रहे होते। मैं जो बोल रहा हूं क्या वो बात समझ में आ रही? तो जब कैपेसिटर में टेढ़े मेढ़े शेप के या कोई भी दो कैपेसिटर्स C1 और C2, जैसे R1 R2 दिया तो हमको इसे लिख लेना R1 R2 के नाम से, लेकिन C1 C2 दे दिया इसकी जगह R1 R2 की जगह, तो हम लोग Q1 डैश बाई C1 इक्वल टू Q2 डैश बाई C2 पोटेंशियल को सेम कर दें उस केस में भी। तो आंसर इनफैक्ट सेम ही आएगा। मैं लिख देता हूं कि Q1 डैश का आंसर देखो R1 के प्रोपोर्शनल आ गया, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2 Q2 डैश का वैल्यू देखो R2 अपॉन R1 प्लस R2 Q1 प्लस Q2। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये फॉर्मूला याद रखना तो बड़ा आसान है? सर ये तो बड़ा इजी रिजल्ट है। दो स्फीयर हैं, दो चार्ज हैं, टोटल ऐड कर लिया, एक को R1 वाले को R1 के प्रोपोर्शनल दे दिया, R2 वाले को R2 के प्रोपोर्शनल दे दिया। करेक्ट है क्या? डिफरेंस लेंगे तो चार्ज फ्लो ना जाएगा। अगर ये सवाल स्फीयर का ना देके किसी और शेप के कंडक्टर का दिया होता तो फिर उस शेप में हम लोग कैपेसिटेंस के हिसाब से क्वेश्चन को डील कर रहे होते। तो क्वेश्चन में रेडियस या डायमेंशंस नहीं देके कैपेसिटेंस दिया होता। करेक्ट। तो अगर आगे चल के जब कैपेसिटर पढ़ेंगे तो Q1 डैश C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू टोटल चार्ज, ऐसा बन जाएगा भाई। C1 C2 कैपेसिटेंस है, लेकिन कैपेसिटेंस होता क्या है तो अब ये नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ये जब पढ़ेंगे तब हो जाएगा, तब हम फिर से देख लेंगे इसको रिजल्ट, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट। लेकिन क्योंकि स्फीयर का पोटेंशियल का केस हम कर चुके इसलिए मैंने दो स्फीयर को कनेक्ट करने वाला सवाल यहीं पे निपटा दिया। हालांकि ये दो कैपेसिटर्स को कनेक्ट करने वाला क्वेश्चन ही है। ठीक है, अब देखो फटाफट
नेक्स्ट जो हमारा रिजल्ट है, देखिए अब इसमें ना और नहीं झंझटबाजी कर रहे हैं। अगर चार्ज की जगह सिग्मा दिया है, चार्ज की जगह सिग्मा दिया है, तो चार्ज पहले निकाल लो, बाद में सिग्मा निकाल लो। चार्ज पहले निकाल लो, बाद में सिग्मा निकाल लो। मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं। ये रेडियस 2r का एक स्फीयर है जिसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। ये स्फीयर r का रेडियस, r रेडियस का है, इसकी चार्ज डेंसिटी भी सिग्मा है, लेकिन पोटेंशियल बराबर नहीं। इनको हमने एक वायर से कनेक्ट कर दिया। फाइंड फाइनल सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। ये बाद में सिग्मा 1 हो जाएगा, ये बाद में सिग्मा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला रिजल्ट है कि अगर सिग्मा 1 इंटू 4 पाई 2r स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 इंटू 4 पाई r स्क्वायर करें तो ये टोटल चार्ज है बाद में, जबकि इनिशियल टोटल चार्ज है सिग्मा 4 इंटू 16 17 सिग्मा नहीं 16 प्लस 4 20 पाई आर स्क्वायर है, और सिग्मा 1 16 पाई आर स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 4 पाई आर स्क्वायर। तो मैं इससे कैंसिल करता हूं, यहां 4 आ जाएगा और यहां 5 आ जाएगा। एक रिजल्ट तो ये हो गया। दूसरा, जब फाइनल सिग्मा सिग्मा ये होता है तो पोटेंशियल सेम हो जाता है। तो दूसरा रिजल्ट में सिग्मा 1 2r बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 r बाय एप्सिलॉन नॉट, कैंसिल कर दिया तो सिग्मा 2 इक्वल टू 2 सिग्मा 1 यहां पे रख देते हैं। तो सिग्मा 1 इंटू 4 प्लस 2 सिग्मा 1 इक्वल टू 5 सिग्मा, ये 6 हो गया। 6 सिग्मा 1 इक्वल टू 5 सिग्मा, आंसर आ गया 6 से डिवाइड करेंगे, सिग्मा 1 का वैल्यू 5 सिग्मा बाई 6, सिग्मा 2 का वैल्यू कहाँ गया 5 सिग्मा बाई 3। ये तो मैंने दो फॉर्म मतलब दो कंडीशन लगा के मैंने सॉल्व किया। क्या आप डायरेक्टली फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, फॉर्मूले से सॉल्व करना आसान होता। मैंने फालतू में पता नहीं क्यों ऐसा किया, आई एम वेरी सॉरी। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि चार्ज Q1 डैश का फॉर्मूला होता है R1, अगर इसका Q1 डैश का वैल्यू निकालना है तो R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज इसको लिखा सिग्मा 1 इंटू 4 पाई 2r का होल स्क्वायर 2/3 इंटू टोटल चार्ज। अच्छा, हम इसको 4/3 ये सब भी करने की जरूरत नहीं है, ये भी ऐसे ही फटाफट टाइप ही कर लेते हैं फटाफट फॉर्मूले से। इसका एरिया 4a लिख दिया, इसका एरिया a लिख दिया, क्योंकि रेडियस का रेशो 1:2 है तो एरिया का रेशो 1:4 हो जाएगा। तो यहां लिखा सिग्मा 1 इंटू 4a इक्वल टू 2/3, वहां सिग्मा इंटू 4a प्लस सिग्मा इंटू ए, इसका चार्ज सिग्मा इंटू ए, इसका चार्ज सिग्मा इंटू 4a। तो ए और ए काटा, 2 से 4 काटा, यहां 2 बचा, 2 नीचे भेजा, यहां पे 4 + 1 5, सिग्मा 1 इज 5/6 सिग्मा।
ऐसे ही 2/3 की जगह 1/3, सिग्मा 2 इंटू ए इक्वल टू 1/3 सिग्मा इंटू 4a प्लस सिग्मा इंटू ए से ए काट दिया, सिग्मा 2 आया 5/3 सिग्मा। फॉर्मूले से आसान है ना। मैंने यहां पे दो कंडीशन लगा दी, क्या कि टोटल चार्ज कंजर्व करो और टोटल वोल्टेज, दोनों पोटेंशियल को बराबर करो। दो पोटेंशियल बराबर करने से एक सिग्मा का रिलेशन आता है और चार्ज कंजर्व करने से एक चार्ज का रिलेशन आता है। दो रिलेशन से सिग्मा 1 सिग्मा 2 सॉल्व, लेकिन फॉर्मूले में डाल दो डायरेक्ट वैल्यू तो आंसर आ जाएगा। एक बार याद कीजिए, हमने लिखा था कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है। वो रिजल्ट भी यहां पे काम कर रहा है। आप जरा ध्यान से देखो तो ये रेडियस 2r है और ये रेडियस r है, तो जिसका रेडियस ज्यादा उसका सिग्मा कम आ रहा है। ये एक का आ रहा 5/6, दूसरे का आ रहा 5/3, तो रेडियस का रेशो 1:2:1 है और सिग्मा का रेशो 1:2 है। उल्टा रेशो चल रहा है सिग्मा का। तो उससे भी आपको चार ऑप्शन में एक ऑप्शन सेलेक्ट करने में आसानी हो सकती है। मान लीजिए दो स्फीयर को आपस में कनेक्ट कर दिया और पूछा इनके सिग्मा का रेशो बताओ, तो सिग्मा रेडियस का इनवर्सली उल्टा रेशो चलेगा, और चार्ज का रेशो पूछा तो चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शन चलेगा। मतलब बड़े स्फीयर पे ज्यादा चार्ज होगा, छोटे स्फीयर पे कम होगा। जो सिग्मा उल्टा चलेगा, बड़े स्फीयर पे कम होगा और छोटे स्फीयर पे ज्यादा होगा। मैंने जो बोला वो बात समझ गए क्या? जैसे चार्ज का रेशियो पूछेंगे तो 1:2, सॉरी 2:1, और सिग्मा का रेशियो 1:2। बड़े स्फीयर पे 1, छोटे स्फीयर पे 2। तो उससे भी जैसे जो ऑप्शंस दिए रहते हैं उसमें अगर सारे ऑप्शंस अलग हैं और रेशियो अलग अलग आ रहा है तो आप रेडियस का इनवर्सली देखेंगे तो सिग्मा का रेशियो, चार्ज का रेशियो देखेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखेंगे। उससे भी हिंट मिल जाता है। अर्थिंग ऑफ अ स्फीयर। स्फीयर की जगह हम कोई भी कंडक्टर भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये देख लो भाई, अर्थिंग का मतलब है अर्थ इज कंसिडर्ड एज अ लार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। अब रूल ये है कि बाकी सबके मुकाबले रेडियस ऑफ अर्थ को इनफाइनाइट मान लिया, तो पोटेंशियल ऑफ अर्थ का फॉर्मूले में KQ/R लिखते हुए, यानी कि अर्थ के सरफेस का रेडियस R है, तो अर्थ के सरफेस पे या उसके अंदर कहीं भी चले जाओ तो पोटेंशियल का वैल्यू KQ/R ऐसा मान लिया हमने। अब KQ/R में अगर R टेंडिंग टू इंफिनिटी हो जाए तो KQ/R का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब इसमें Q का वैल्यू अगर मैं Q1 से बदल के Q2 भी कर दूं और इंफिनिटी से डिवाइड कर दूं तो पोटेंशियल का वैल्यू तो 0 ही रहेगा। यानी अर्थ में चार्ज चला जाए या अर्थ से चार्ज निकल आए, चार्ज कम हो जाए अर्थ का या बढ़ जाए, उसके पोटेंशियल का आंसर फर्क नहीं पड़ रहा। तो उसको क्या मान रखा है हमने, 0 पोटेंशियल अज्यूम कर लिया है। तो अज्यूम्ड टू बी 0 पोटेंशियल, ये एक यूनिवर्सल रेफरेंस पॉइंट है। यूनिवर्सल रेफरेंस पॉइंट है, यानी कि अर्थ को हमने भी 0 पोटेंशियल पे मान लिया है
तुमने भी जीरो पोटेंशियल मान लिया है, यूएस ने भी जीरो पोटेंशियल मान लिया है, इंग्लैंड ने भी जीरो पोटेंशियल मान लिया है। किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओगे, अर्थिंग वाले पॉइंट का पोटेंशियल जीरो ले लेना, सबने अलाउ कर दिया। वैसे पोटेंशियल कभी भी डिफाइंड नहीं होता है, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड होता है। तो अगर एक पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू कुछ अज्यूम कर लो, तो हम लोग इंफिनिटी वाले पॉइंट का पोटेंशियल जीरो मान लेते हैं कि जो इंफिनिटी पे है वो जीरो है, तो अंदर वाले पॉइंट का पोटेंशियल हमको पता चल जाता है। तो इंफिनिटी वाले का जीरो है, अंदर वाले का के क्यू बायर से 10 वोल्ट 20 वोल्ट 30 वोल्ट सबका दिखता है, इंफिनिटी वाले का जीरो दिखता है। लेकिन अर्थ का खुद का रेडियस इंफिनिटी, इसलिए इंफिनिटी रेडियस पे पहुंच गए तो उसका भी पोटेंशियल जीरो। तो अगर हम अर्थ के बाहर से देख रहे हैं तो भी अर्थ के सरफेस का पोटेंशियल जीरो ही है। इवन इफ वी आर नॉट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सरफेस, अर्थ के चार्ज का पोटेंशियल अर्थ के लिए हमेशा जीरो है। तो मैंने जो बोला उसका थोड़ा सेंस बनाना कि अर्थ एक ऐसा स्फीयर ले लिया जो जीरो पोटेंशियल पे हमेशा है। अब अगर मैं किसी भी कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट कर दूंगा तो वो भी उस कंडक्टर का पोटेंशियल खींच के जीरो ले आएगा। क्यों? क्योंकि जब हमने बोला था कि दो कंडक्टर को आपस में कनेक्ट करते हैं तो चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। अब हायर से लोअर की तरफ जाता है तो हायर वाले का पोटेंशियल डिक्रीज होता है और लोअर वाले का इंक्रीज होता है। लेकिन मान लो अर्थ जीरो पोटेंशियल पे है तो वो फिक्स है। अब तुम 10 वोल्ट वाले ऑब्जेक्ट को अर्थ से कनेक्ट करोगे तो 10 वोल्ट 10 9 8 7 6 ऐसे टक 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 करके जीरो पे आ जाएगा, ये बढ़ ही नहीं रहा। तो ये फिक्स है और यहां से डिक्रीज। समझ गए क्या? तो जैसे एक वाटर टैंक है, उसमें पानी भर के उसको तो ऊपर वाटर टैंक बिल्डिंग के छत पे है, वो हायर पोटेंशियल पे पानी की टंकी में पानी भरा हुआ है। उसके टैप को खोल के एक बहुत बड़े लेक में छोड़ दो या समंदर में छोड़ दो तो टैंक तो खाली हो जाएगा, लेकिन क्या समंदर में वाटर लेवल बढ़ जाएगा? या बहुत बड़ा लेक है उसका वाटर लेवल बढ़ जाएगा? उसके वाटर लेवल पे कुछ सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा। तो अर्थ एक बहुत बड़ा रिजर्वायर है, उसमें थोड़ा चार्ज डालने से या थोड़ा चार्ज निकालने से ओवरऑल वाटर लेवल या पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जबकि छोटा ऑब्जेक्ट पूरा गायब हो जाएगा। तो आपको ऐसे थोड़ा दिमाग में रखना है क्या कि जो भी कंडक्टर है हायर पोटेंशियल का, उसका पूरा चार्ज लॉस हो जाए तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसका पोटेंशियल जीरो है। हाँ, जिसको कनेक्ट करोगे उन सबको जीरो वोल्ट पे ले आएगा। तो अर्थ से जो भी कनेक्टेड होगा उसका पोटेंशियल जीरो। तो अर्थ से जो भी कनेक्टेड होगा, तो क्या लिखा कि अर्थिंग ऑफ अ स्फीयर या कंडक्टर लिखा, एनी कंडक्टर potential of any conductor connected with earth has zero potential। अब इसमें मैं दो एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, यही दो एग्जाम्पल ही देख के जाना, मतलब उसमें ज्यादा और पीएचडी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिलेबस वैसे ही इतना ज्यादा है कि हजारों लाखों केसेस बन सकते हैं। अगर ये वाला नहीं, ये तो ऐसे लल्लू टाइप बात कर रहा हूं। अगर एक स्फीयर पे चार्ज क्यू है और मैंने उसको अर्थ कर दिया तो सारा चार्ज क्यू निकल के अर्थ में चला जाएगा और स्फीयर पे चार्ज बचेगा जीरो। ये केस नंबर 1 हो गया। मैंने जो 3 बातें लिखी हैं उसको समझना, क्योंकि स्फीयर में कुछ भी चार्ज होगा तो पोटेंशियल बनाएगा, लेकिन अर्थ करे हुए कंडक्टर का पोटेंशियल जीरो होता है। तो जीरो इसका पोटेंशियल, देखो किसी भी कंडक्टर जैसे स्फीयर है, इसके पोटेंशियल का वैल्यू है के क्यू बाई आर। अब ये रेडियस तो इनफाइनाइट नहीं हो सकता है, रेडियस तो आ रही है, तो इसका पोटेंशियल जीरो कैसे होगा? जब इसका चार्ज जीरो हो जाए। और चार्ज जीरो कैसे होगा? इसमें जो भी चार्ज है अर्थ करते वो सारा चार्ज अर्थ में चला जाएगा। तो ऐसे तो हमने देखा ही है, हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं उनमें एक अर्थिंग वाला है ना, न्यूट्रल, मतलब एक अर्थिंग वाला पॉइंट होता है, एक मोटा बटन होता है, मोटा वाला, जिसके घर में अर्थिंग सही नहीं होती है उसके घर में बिजली के apparatus में झटके मारते हैं, झटका, झटक। कभी आप छुएंगे और ऐसे करके करंट देगा आपको, तुम कहोगे यार पूरा तो बंद है, ये साला झटका क्यों मार रहा है? हमने तो बेकार है हमारे यहाँ बिजली। बिजली बेकार नहीं, क्या होता है कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बार बार ऑफ ऑन करने से उसमें अपने आप उसके मेटल बॉडी या उसके ऑब्जेक्ट के सरफेस पे चार्ज एक्यूमुलेट होता रहता है।
अपने आप ही होता है। क्यों? क्योंकि दुनिया भर के चार्जेस चल रहे, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उसमें क्या थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन इधर उधर लॉस होके कुछ नेट पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है ओवर द डेज, और उसका कोई और इंसुलेशन पॉइंट नहीं है, तो चार्ज उस पर इकट्ठा तुम्हारा वेट करता रहेगा, तुमको देख रहा है वो। फिर एक दिन तुम अनजाने बेचारे से जाके माइक्रोवेव का ऐसे टच करोगे, तुमको टर ऐसा झटका देगा, तो तुम कहोगे ये क्या बेईमानी हो गई, हमने तो स्विच ऑफ कर रखा था। स्विच ऑफ नहीं, उसमें चार्ज पहले से बॉडी पे बैठा हुआ है, वो वेट करा तुम्हारा। हाँ, अगर तुमने उस बॉडी के पॉइंट को, इसलिए अर्थिंग वाले में बॉडी के किसी एक पॉइंट को उठा के अर्थिंग वाले कनेक्शन यानी सॉकेट में कनेक्ट कर देते हैं, उससे क्या होता है, जो एक्सेस चार्ज है ये टाइम बाय टाइम, जिस दिन थोड़ा सा भी चार्ज हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन उसकी बॉडी में फंस गए हैं, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन निकल के अर्थ में चले जाएंगे, न्यूट्रल रहेगा, तो वो एक्स्ट्रा चार्ज डिस्चार्ज होता रहता है। लेकिन हैवी अप्लायंस में होता है, छोटे मोटे नहीं, छोटे मोटे नहीं, हैवी अप्लायंस में। खैर, दूसरा कि अगर मैंने एक हॉलो स्फीयर लिया रेडियस r1 का और ऐसे r2 का, r1 पे चार्ज q1, r2 पे q2 है, और बाहर वाले को अर्थ कर दिया, ऐसा करता हूं मैं, तो लिखा है चार्ज q है इनर स्फीयर पे, और बाहर वाले पे चार्ज मैंने नहीं डाला, आउटर शेल इज अर्थड। अब मैं पूछ रहा हूं कि अर्थ में कितना चार्ज गया या कितना आया, मतलब व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ आउटर स्फीयर आफ्टर इट इज अर्थ। तो फाइंड फाइनल चार्ज ऑन आउटर शेल। तो आपको पता नहीं है कितना चार्ज है, आपने मान लिया Q1 चार्ज है, छोटे वाले को चार्ज Q हमने दिया था, बड़े वाले को चार्ज Q हमने नहीं दिया, वो अर्थ से आ गया Q1, अर्थ से आया, ठीक है। लेकिन अर्थ क्या बोलता है कि पोटेंशियल ऑफ आउटर शेल शुड बी 0। तो आउटर शेल का पोटेंशियल निकाला KQ/R2, रेडियस पे निकालना है R2 प्लस KQ1/R2 इक्वल टू 0, R2 K काटा, तो Q1 का वैल्यू आ गया -Q। अब मैं चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाता हूं, ध्यान से देखते जाना। इसको चार्ज Q हमने दिया, गिवन, और इसको चार्ज -Q अर्थ ने दिया, अर्थ ने दिया, लेकिन चार्ज Q के सामने वाले सरफेस पे -Q होना ही चाहिए, तो ये सारा -Q इनर सरफेस पे जाके बैठ गया, तो आउटर सरफेस पे चार्ज 0 है। तो अब अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द चार्ज ऑन बड़ा वाला शेल, तो -Q और 0 मिला के टोटल चार्ज -Q है, लेकिन व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच सरफेस ऑफ आउटर शेल, तो आउटर शेल का इनर सरफेस पे -Q है और आउटर स्फीयर के आउटर सरफेस पे चार्ज 0। दो आंसर मैं आपको अलग अलग बता रहा हूं। अगर कोई कहता है इस सिस्टम के सबसे बाहर जो सरफेस दिख रहा है उस पे चार्ज कितना है, वो अभी भी 0 है। बड़े शेल के इनर सरफेस पे चार्ज कितना है, वो -Q है। छोटे स्फीयर पे चार्ज +Q है। याद रखिएगा, जिसको हमने अर्थ किया उसको चार्ज हमने नहीं दिया, उसको तो अर्थ चार्ज देगा ना। हमने छोटे वाले को चार्ज दिया था। चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया? एक और, ये हुआ बड़ा,
ये हुआ छोटा, अर्थिंग इसको करेंगे। इसको चार्ज क्यू गिवन है, अर्थ से कितना आया उसको मैंने Q1 मान लिया फ्रॉम अर्थ, लेकिन आपकी अर्थ छोटे वाले को क्यों दे रहा है? क्योंकि हमने इसमें ना होल करके छोटे वाले को अर्थ किया, बड़े वाले को अर्थिंग नहीं किया। छोटे वाले का रेडियस R1, बड़े वाले स्फीयर का रेडियस R2 है, तो इसी का पोटेंशियल जीरो करेंगे। K Q1 by R1 प्लस K Q by R2 इक्वल टू 0। इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो कर दिया, तो आया Q1 का वैल्यू माइनस Q R1 by R2। तो आप थोड़ा ध्यान से देखना, आंसर तुरंत याद कर लेना। अगर रेडियस का रेशियो 1:2 होता है, जैसे ये रेडियस R है, ये 2R है, अगर रेडियस का रेशियो 1:2 है तो ये Q by माइनस Q by 2 हो जाता। अगर रेडियस का रेशियो 1:3 है तो ये आंसर 1 माइनस Q by 3 हो जाता। अगर रेडियस का रेशियो 1:4 है तो माइनस Q by 4 हो जाता। डिवाइड कर दो, ठीक है। ये R1 है, ये R2 है, माइनस Q R1 by R2। तो यहां से चला चार्ज माइनस Q R1 by R2, यहां पे बैठ गया। तो मान लो यहां चार्ज है माइनस Q R1 by R2, जिसको हमने Q1 बोला था। तो इसके सामने वाले सरफेस पे चार्ज हो जाएगा Q R1 by R2 और आउटर सरफेस पे हो जाएगा Q माइनस Q R1 by R2। जल्दी से एक एग्जांपल पूछ लेता हूं। एक का रेडियस R, दूसरा रेडियस 3R, छोटा स्फीयर यहां पे छोटा होल बना के अर्थिंग कर दिया, बड़े स्फीयर को चार्ज Q दे दिया। तो जैसे ही बड़े का चार्ज Q देखो और रेडियस का रेशियो 1:3 देखो, तो यहां माइनस Q by 3 लिख दो। अब छोटे स्फीयर का माइनस Q by 3 कहां से आया? अर्थ से आया भाई, माइनस Q by 3 अर्थ से आ गया। तो माइनस Q by 3 के सामने के सरफेस पे प्लस Q by 3। लेकिन बड़े स्फीयर को तो टोटल चार्ज तुमने Q दिया था, तो Q में से माइनस Q by 3 इनर सरफेस, सॉरी प्लस Q by 3 इनर सरफेस पे है, तो प्लस 2Q by 3 आउटर सरफेस पे होगा। तो डिवीजन ऑफ चार्ज दिख गया क्या? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज दिख गया? तो बड़े वाले के टोटल चार्ज का यहां पे यही बताया कि अगर बड़े वाले स्फीयर का चार्ज Q है तो अंदर वाले स्फीयर का चार्ज पोटेंशियल जीरो करने से, अब पोटेंशियल जीरो कैसे किया ध्यान से देखो। ये वाले सरफेस का पोटेंशियल जीरो किया है, ये मतलब R1 वाले, तो इसको चार्ज Q1 है ऐसा मैंने माना। कहां से आया Q1? अर्थ से आया। अर्थ क्यों देगा चार्ज? देखो अर्थ कहता है पोटेंशियल जीरो बनाना है। अगर एक सराउंडिंग में पॉजिटिव स्फीयर है तो पॉजिटिव स्फीयर यहां पे पॉजिटिव पोटेंशियल बना चुका है, तो अर्थ एक नेगेटिव चार्ज इसको दे देगा। उससे क्या होगा कि बाहर वाला स्फीयर पॉजिटिव पोटेंशियल बना रहा है और इसके पास चार्ज नेगेटिव आ गया, तो ये नेगेटिव पोटेंशियल बनाएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल मिलके अंदर वाले शेल का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो अंदर वाले का ही क्यों जीरो करना है? क्योंकि अंदर वाले को अर्थ का रखा है। ठीक है भाई, इसमें छोटे स्फीयर को अर्थ किया तो छोटे स्फीयर का पोटेंशियल जीरो, तो हमने कंडीशन लगाई कि पोटेंशियल जीरो कर देंगे। तो छोटे स्फीयर का चार्ज Q1 मान लिया। कहां से आया ये Q1? अर्थ से आया। तो छोटे को हमने क्यों नहीं दिया? अरे यार हमारी जरूरत नहीं ना, अर्थ भेजेगा। समझे क्या? ये कैपेसिटर जैसी कहानियां हो रही। तो मैंने छोटे स्फीयर को चार्ज दिया Q1, तो छोटे स्फीयर का पोटेंशियल बना K Q1 by R1 Q1 की वजह से, और बड़े वाले स्फीयर का चार्ज Q हमने दिया था, तो उसकी वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल बना KQ by R2। छोटे स्फीयर के पोटेंशियल का सम, दो चार्ज है। आप लोग ये पुरानी बात भूल गए लग रहा है। मैंने बोला था कहीं पर दो शेल हैं तो किसी भी पॉइंट पर दो पोटेंशियल ऐड करेंगे। अगर यहां इस सवाल में 3 शेल होते, एक और शेल होता ऊपर, तो उसका भी पोटेंशियल ऐड कर देते। क्या ये बात समझ गए? उसका भी पोटेंशियल ऐड कर, 3 का सम जीरो कर देते। खैर, तो Q1 का वैल्यू आया माइनस Q R1 by R2। ये R1 by R2 तो रेडियस का रेशियो है, तो इससे क्या पता चला, अगर रेशियो 1:2 होता तो ये 1/2 हो जाएगा, 1:3 है तो 1/3 हो जाएगा, 1:4 है तो 1/4। तो हमको तो रेडियस ऑफ रेशियो देख के तुरंत ही आंसर पता चल जाएगा। तो मैंने क्या बोला, यहाँ रेडियस R है, ये 3R है,
अब मुझे गेम समझ में आ गया कि अगर छोटे स्फीयर को अर्थ करोगे और बड़े स्फीयर को क्यू चार्ज दोगे तो माइनस क्यू R1/R2, बट इसमें R1/R2 है 1/3, तो माइनस क्यू इंटू 1/3, तो माइनस क्यू/3 छोटे स्फीयर का चार्ज हो गया अपने आप। कहां से आया? अर्थ से आया। तो लेकिन माइनस क्यू/3 अगर इस छोटे स्फीयर के सरफेस पे है तो इस सरफेस के सामने बड़े स्फीयर के इनर सरफेस पे हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होता है। ये हमने कंडक्टर की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि एक हॉलो कंडक्टर के अंदर चार्ज हमेशा इनर सरफेस का अंदर के चार्ज का इक्वल एंड अपोजिट। तो ये माइनस क्यू/3 है, ये प्लस क्यू/3, बट टोटल चार्ज था क्यू/3 अंदर तो 2q/3 बाहर। तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन भी सिखा दिया मैंने। और चार्ज ये q/3 माइनस q/3 आया कैसे, ये फॉर्मूला अलग याद कर लिया है। अर्थिंग का केस ये हो गया। ठीक है भाई, समझ गए क्या? ठीक है, ये तो पोटेंशियल की बात हो गई। अब हम लोग सॉलिड, ये नया रिजल्ट, नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्म स्फीयर, ये वो रिजल्ट है जैसे अर्थ होता है। अगर प्लस 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 प्लस, बेसन का लड्डू अगर पूरा अंदर से मीठा है, यानी कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑलरेडी किसी कंडक्टर, किसी नॉन कंडक्टर के अंदर। ये कंडक्टर नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि कंडक्टर में चार्ज देते तो सरफेस पे आ जाता, बाहर आ जाएगा। ये नॉन कंडक्टर है, ये बेसन का लड्डू है, हर जगह एक जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका खुद का रेडियस R है। इसके अंदर और इसके बाहर हमको पोटेंशियल निकालना है, लेकिन बाहर का रिजल्ट बड़ा सिंपल होता है, KQ/r, क्योंकि अगर एक बार बाहर चले गए तो फिर फील्ड पॉइंट चार्ज जैसी होती है, तो पोटेंशियल का आंसर भी पॉइंट चार्ज जैसा है। बाहर का रिजल्ट KQ/r। ठीक है, अब इसको डेंसिटी के टर्म्स में लिख दे तो रो r³/3ε0 रो r³/3ε0 स्मॉल। सर ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा लग रहा है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड था KQ/r², रो r³/3ε0r², तो एक r कम कर दिया ना, KQ/r², जो डिनोमिनेटर में r² है उसकी जगह r कर दिया, तो ये यहां पर भी डिनोमिनेटर में r² की जगह r। पोटेंशियल का वैल्यू KQ/2r³ ब्रैकेट 3 r² - r², ये है स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, ऐसे भी कर सकते हैं। इसी पोटेंशियल का वैल्यू रो बाय 6ε0 3r² - r²। ये चार्ज को 4π/3r³ इंटू डेंसिटी, यहां पे लिख दे चार्ज को 4π/3, 4π/3, तो 4π और ये k को लिख दिया 1/4πε0, तो 4 नीचे जाएगा तो 4π नीचे है और 4π ऊपर है, 4π कट गया, 3 नीचे चला गया तो 6 हो जाएगा। ये रिजल्ट थोड़ा याद कर लेना।
ये भी और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, रिजल्ट याद कर लेना। इसका ग्राफ भी बना लेते हैं। ऐसे ऐसे, पहले पैराबोलिक डिक्रीज है, फिर हाइपरबोलिक डिक्रीज। के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर। देखो बच्चों, एक दो वैल्यू थोड़ा याद करके जाना। जो स्फीयर है उसके सरफेस पे पोटेंशियल स्फीयर की, पुराने स्फीयर की तरह के क्यू बाई कैपिटल आर ही होता है सरफेस पे, लेकिन सेंटर पे कंडक्टर है तो सेंटर पर भी अंदर जाने पर कांस्टेंट हो जाता है, तो के क्यू बाई कैपिटल आर ही रहता है, यानी अंदर हर जगह के क्यू बाई कैपिटल आर रहता है। बट इसमें यहां पे के क्यू बाई कैपिटल आर है और अंदर 3/2 के क्यू बाई कैपिटल आर है, यानी कि 1.5। यहां पे अंदर बोले तो ये सेंटर पे, तो यहां पे 1 के क्यू बाई आर है और यहां पे 1.5 के क्यू बाई आर, मतलब अंदर भी पोटेंशियल चेंज हो रहा है। तो हर जगह अलग आंसर है, हर जगह अंदर अलग आंसर है। अगर मैं पूछूं r/2 पे कितना है, तो स्मॉल r की जगह r/2 लिख देंगे। जैसे मैंने मान लो यहाँ r/2 लिख दिया, तो ये r²/4 हो जाएगा, या 3r² माइनस r²/4 करेंगे, r/2 पे निकाल रहे हैं, तो ये 3 × 4 किया तो 12 - 1/2, ऐसे हो जाएगा 11r²/4। ये 4 बाहर भेज दिया, तो के क्यू 11r²/4, नहीं 4 बाहर गया, 8r3, यानी 11/8 के क्यू बाई कैपिटल आर। 1 से थोड़ा ज्यादा हो गया ना, सरफेस पे 1 है, यहां मिड पॉइंट पे 11/8 इंटू के क्यू बाई आर है, और यहां पे 1.5 यानी कि 3/2 के क्यू बाई आर है। तो थोड़ा थोड़ा याद रखिए, रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये पूछा जाता है कि ऐसे डिक्रीज करा पैराबोला, फिर हाइपरबोला डिक्रीज, अंदर कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, इसका केवल रिजल्ट ही केवल याद करके जाना, और इसमें भयानक कोई न्यूमेरिकल सवाल बनाते नहीं। ये रिजल्ट भी कोई एक आधी बार कभी आया होगा तो आया होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लास में एक दो पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले शीट और उसके लिए और करेंगे, फिर सेल्फ एनर्जी पढ़ के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के डाइपोल वाले पार्ट को पढ़ेंगे। मैंने बोला था इस चैप्टर के 3 पार्ट हैं, एक पार्ट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं, दूसरे में पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल पढ़ते हैं, तीसरे में इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ते हैं। ये चैप्टर हमारा एक हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके बाद कैपेसिटेंस, ठीक है, कैपेसिटेंस में केवल कैपेसिटर और बेसिक सर्किट्स में पढ़ाऊंगा, आरसी सर्किट रेजिस्टेंस के बाद पढ़ाऊंगा, इसी तरह से चलेगा। ठीक है ना, ओके।